हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर हम पढ़ेंगे लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस। लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस के अंदर हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया था लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन मेंबर ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। इसके फुल कंसेप्ट को हमने सीखा था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी नहीं किए हैं। जब और भी डिफरेंट तरह के लॉसेस, कहने का मतलब सारे तरह के लॉसेस को हम जब स्टडी कर लेंगे, कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, तब जाके हम वन बाय वन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे जो कंसेप्ट हमने बिल्डअप किया वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। ऐसे ही बोल दिया, मतलब ओके, पूरा देखिए मजा आएगा। आपका कोई भी एग्जाम हो, जो भी अपियर कर रहे हैं, उसमें अगर प्री स्ट्रेस कंक्रीट से सवाल पूछा जाएगा तो आप वीडियो लेक्चर को फॉलो करिए, नोट्स बनाइए प्रॉपरली अच्छे से, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। यहाँ से पढ़ के बच्चे जाते हैं और लोगों को समझाते हैं। उनका एग्जाम भी अभी नहीं निकला है, लेकिन वो लोगों को समझाते हैं। इतना क्लियर कट आइडिया कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। बस ध्यान से सुनना है, ध्यान से नोट्स बनाना है, ठीक है। हमको वैज्ञानिक थोड़ी ना बनना है, एग्जाम निकालना है। क्या समझा? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट। व्हाट इज क्रीप? सबसे पहले तो ये बात करो कि क्रीप क्या है। व्हाट इज क्रीप? देखिए, क्रीप एक तरह का परमानेंट डिफॉर्मेशन है। इट इज वन टाइप ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू परमानेंट टाइप ऑफ लोड। ठीक है, सरल भाषा में बता रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, किताब विताब नहीं। ड्यू टू परमानेंट टाइप ऑफ लोड, समझ गया? अभी देखो, परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब जो भी डिफॉर्मेशन होगा क्रीप में वो परमानेंट है, मतलब उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। अगर उसको तुम रिकवर नहीं कर पाओगे तो मतलब वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एक तरह का है, ठीक है। और ये परमानेंट टाइप ऑफ लोडिंग होता है। परमानेंट टाइप ऑफ लोड किसी एक स्ट्रक्चर के ऊपर कैसा है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, जैसे कि आपका सेल्फ वेट हो गया, है ना, उस मेंबर का सेल्फ वेट एक तरह का परमानेंट लोड है मेंबर के ऊपर, जो कि उसके साथ सालों साल रहेगा। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, ये जो क्रीप डिफॉर्मेशन होती है ये समय पर निर्भर करता है। इट इज टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन। इट इज टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन। ये कैसे, मैं आपको अभी समझाता हूं, पहले लिखो। टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन मतलब, इसका मतलब ये हुआ, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन कहने का ये मतलब है कि जब आपने स्ट्रक्चर को बना दिया, मेंबर को बना दिया, तो उसमें इनिशियली जो डिफॉर्मेशन है वो कुछ अधिक हो रही होगी, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे समय जैसा आपका बढ़ेगा, है ना, तो समय जैसा आपका बढ़ेगा मेंबर और स्ट्रांग होती चलेगी। मेंबर और स्ट्रांग जैसे ही होते चलेगी तो आपका डिफॉर्मेशन भी कम होते चलेगा। सो इसलिए एक अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट वाली बात आएगी, या फिर क्रीप कोफिशिएंट, अल्टीमेट तो नहीं, उसको क्रीप कोफिशिएंट नॉर्मली कहेंगे। तो आपने देखा होगा कि इनिशियली उसका वैल्यू रहता है 2.2, फिर 1.1, मतलब वो धीरे धीरे क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू कम होते रहता है। मतलब क्रीप स्ट्रेन का जो वैल्यू है ना, वो धीरे धीरे कम होते रहता है। क्यों? देखो, कमजोर मटेरियल में क्रीप ज्यादा होगा। अगर मटेरियल कमजोर है उसमें क्रीप ज्यादा होगा। जैसे कि शुरुआती दौर में आपका एक सीमेंट कंक्रीट है, मान लो सीमेंट कंक्रीट, तो सीमेंट कंक्रीट में दो हिस्सा मान लो, दो हिस्सा क्या, एक सीमेंट पेस्ट, सुनना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सीमेंट पेस्ट हो गया, थोड़ा सा क्रीप के बारे में बता रहा हूं। दूसरा एग्रीगेट मान लो, ओके, और भी बहुत सारी चीज है, लेकिन दूसरा एग्रीगेट मान लो, ठीक है। एक्चुअली पेन जो है ना वो थोड़ा फंस रहा है, एग्रीगेट, ठीक है, सीमेंट पेस्ट एंड एग्रीगेट। तो इन दोनों को देख के मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा मजबूत है, कौन सा कमजोर है। ऑब्वियसली सीमेंट पेस्ट इज वीक एज कंपेयर टू एग्रीगेट, ये स्ट्रॉन्ग है। समझ गया? तो एग्रीगेट में क्रीप कभी नहीं होता। मेनली जो क्रीप ऑफ कंक्रीट होता है उसमें जो मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, इट इज सीमेंट पेस्ट, ठीक है।
सीमेंट पेस्ट ही आपका कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली डिफॉर्म होते रहती है। एग्रीगेट बहुत मजबूत है और एग्रीगेट का रोल क्या होता है, उस क्रीप डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करता है उल्टा। ठीक है, अगर हाई स्ट्रेंथ एग्रीगेट है, ऐसा एग्रीगेट जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी काफी ज्यादा है, हाई स्ट्रेंथ एग्रीगेट, तो उसमें काफी कम डिफॉर्मेशन होगा, मतलब क्रीप के कारण। ओके, सो सीमेंट कंक्रीट में जो मेन फैक्टर है, मेन चीज है जो क्रीप के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इट इज सीमेंट पेस्ट। इसलिए आपका जितना पुअर मिक्स होगा, लीन मिक्स है ना, पुअर मिक्स मतलब कम ग्रेड का, उसमें क्रीप ज्यादा देखने को मिलेगा। वाटर सीमेंट रेशियो भी अगर ज्यादा होगा, है ना, तो पुअर मिक्स हो गया, रिच मिक्स नहीं है, तो उसमें भी आपको ज्यादा क्रीप देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सीमेंट पेस्ट बहुत कमजोर होगी, लीन होगी, ये कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म करते चलेगा। ओके, एग्रीगेट तो स्ट्रांग है, वो परमानेंट टाइप ऑफ लोडिंग के अंदर डिफॉर्म नहीं करेगा, वो तो लोड को रजिस्ट करने का कोशिश करेगा, लेकिन ये सीमेंट पेस्ट क्या है, वो डिफॉर्म कर जाएगी। क्लियर है? तो इसके कारण एक ओवरऑल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, जिसको हम क्रीप स्ट्रेन कहते हैं, और ये परमानेंट है, इसको रिकवर नहीं किया जा सकता और ये टाइम डिपेंडेंट है। अब ये किस डायरेक्शन में होता है, अगर इस पर मैं चर्चा करूं, देखो सब चीज को जानो यार, मेरा क्या है इसमें, मेरा तो फर्ज होता है बताना, यही कंसेप्ट है। किताब में इन्हीं सब चीजों को बहुत अलग अलग तरह से मोड़ मार के उन लोगों ने बताया होगा। हमको क्या है, थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे, फिर मान लो किताब को थोड़ा पढ़ लिया, ओवरलुक कर लिया, देख लिया, हम गुरु, हम मास्टर। यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा। अभी क्रीप का ऊपर बात कर दिया कि कंक्रीट में क्रीप किसके लिए होता है, वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्रीप ज्यादा होगा ना कम होगा, एग्रीगेट का रोल क्या है, सब 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो भी बोल रहा हूं। ठीक है, आपको पता भी नहीं चला कि मैंने कितना सारा चीज बता दिया आपको। यही चीज होती है पढ़ाई। क्रीप परमानेंट लोड के कारण होता है ना, परमानेंट टाइप ऑफ लोड, जैसे कि सेल्फ वेट, ये एक टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन है, प्लास्टिक है, मतलब रिकवर नहीं किया जा सकता। समझा कि नहीं? ओके, अब ये किस डायरेक्शन में होता है इसका बात करूं अगर, जैसे कि मान लो यार तुमने क्या किया, एक कंप्रेशन मेंबर बना दिया, एक कॉलम बना दिया, इस कॉलम के ऊपर मैं एक एक्सियल लोड लगाऊंगा P, तो इस एक्सियल लोडिंग का इफेक्ट क्या है कॉलम के ऊपर, कि ये कंप्रेस हो रहा है, दबेगा, है ना, तो इसका सेल्फ वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है कि नहीं, CG से। ओके, सो इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जनरली ऐसा होता है कि जो क्रीप डिफॉर्मेशन होती है वो इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस होती है। मतलब इस कॉलम में अगर क्रीप का बात करूं, ये और कंप्रेस होना शुरू होगा, इसका लेंथ जो है, मान लो ये लेंथ है L, तो ड्यू टू क्रीप हो सकता है एक टाइम के बाद इसका लेंथ L माइनस डेल्टा हो जाएगा, इसको डेल्टा क्रीप कह देता हूं। ये मतलब इतना छोटा लेंथ हो गया ड्यू टू क्रीप, मान लो ये डेल्टा क्रीप, तो ये क्या हुआ, छोटा हो गया, मतलब और कंप्रेस हो गया क्या, और कंप्रेस हो गया क्या, समझ गए? उसी तरह मान लो बीम है, बीम में ट्रांसवर्स लोडिंग है, ऐसा, तो इसके कारण क्या हो रहा है, मेंबर आपका बेंड कर रहा है, तो इसी बेंडिंग में ये क्रीप आपको कंट्रीब्यूट कर देगा, इसके कारण और डिफॉर्मेशन बढ़ा देगा। ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा, आपके मन में, हाँ, तो ये चीज तो समझ गया ना, इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड आपका क्रीप डिफॉर्मेशन भी होता है। ओके, ये बात तो समझ गया कि क्रीप है क्या, कैसे होता है, किधर होता है, कंक्रीट में कैसे होता है, क्यों होता है। ओके, सो जितना ज्यादा मजबूत कंक्रीट होगा क्रीप उतना कम होगा, कमजोर पेस्ट में, वीक पेस्ट में, लीन पेस्ट में क्रीप आपका बहुत अधिक होगा। और जो कंक्रीट में क्रीप होने का जो मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, इट इज सीमेंट पेस्ट ही आपका डिफॉर्म करता है, वो चूर होने लगता है, डिफॉर्म हो जाता है, उसमें एक तरह का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। एग्रीगेट का रोल क्या है, एग्रीगेट उसको रजिस्ट करता है क्रीप डिफॉर्मेशन को। क्लियर है? एग्रीगेट रजिस्ट करने का कोशिश करता है, एग्रीगेट में क्रीप व्रीप नहीं होती है। ये सब क्लियर है? मैं एक चीज मेरे को दिमाग में आ रहा था, ध्यान में आ रहा था, छोड़ो, हाँ याद आ गया। अच्छा, मान लो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा क्या कि क्रीप डिफॉर्मेशन के कारण आपका स्ट्रक्चर टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ड्यू टू क्रीप आपका स्ट्रक्चर या फिर मेंबर टूट गया। मतलब क्या है कि देखो, आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, एक बीम को आपने डिजाइन कर दिया, ठीक है, मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसको डिजाइन कर दिया,
तो बीम को डिजाइन करते वक्त हम क्रीप को कंसिडरेशन में कंसिडर करते हैं, मतलब क्रीप डिफॉर्मेशन को भी फैक्टर में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अब इस पे लोडिंग है, मतलब लोडिंग है या नहीं है छोड़ो, लेकिन क्रीप डिफॉर्मेशन तो परमानेंट लोड के कारण होगा। तो परमानेंट लोड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इसमें बेंडिंग का इफेक्ट मिलने आना है ना। क्रीप डिफॉर्मेशन जनरली होता है इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, तो मतलब इसमें बेंडिंग होना है। ओके, तो ये बेंडिंग होते 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 क्या ऐसा हो जाएगा कि कंक्रीट में टेंसाइल क्रैक डेवलप हो गया? नो। या फेल हो गया? नो, ऐसा नहीं होता है। जस्ट इसके कारण एक डिफॉर्मेशन में ये कंट्रीब्यूशन दे देती है। जैसे कि इस मेंबर के ऊपर जब आपका लाइव लोडिंग आएगा, है ना, तो इसके कारण आपका बेंडिंग आ रहा है, तो इसी के साथ क्रीप भी होते चलेगा। ओके, इन डायरेक्शन ऑफ दैट अप्लाइड लोड, मतलब अप्लाइड लोड मतलब इस यूडीएल के कारण बेंडिंग, तो क्रीप के कारण भी बेंडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कॉलम में अप्लाइड लोड आपका एक्सियल फोर्स कंप्रेशन हो रहा है कॉलम में, तो कॉलम में भी आपका कंप्रेशन देखने को मिलेगा ड्यू टू क्रीप। क्लियर है? समझ में आ रहा है? केवल क्रीप के कारण, केवल क्रीप डिफॉर्मेशन के कारण ऐसा नहीं होता है कि मेंबर फेल हो जाए, टूट जाए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज जो अभी अभी मैंने बात किया कि स्ट्रॉन्गर, जितना मेंबर ज्यादा स्ट्रॉन्गर, कंक्रीट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर, क्रीप उतना कम। मतलब क्रीप और स्ट्रेंथ के बीच में अगर मैं रिलेशनशिप बोलूं, मान लो ये क्रीप कहाँ में लॉसेस पढ़ा रहा था, क्या क्रीप बताने लगा। चलो यार, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्रीप और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बीच में अगर रिलेशनशिप बोलूं, क्रीप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, क्या ये स्टेटमेंट लिख सकते हो? मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा क्रीप कम, स्ट्रेंथ कम क्रीप ज्यादा। क्लियर है? तो अगर इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाऊं और बोलूं कि एक मेंबर कंस्ट्रक्ट करने के बाद, ठीक है, अब एज ऑफ लोडिंग एक चीज होता है। क्या होता है? एज ऑफ लोडिंग। एज ऑफ लोडिंग मतलब लाइव लोड आप इस पे एक्चुअली में कब अप्लाई कर रहे हो। तो मान लो 28 दिन के बाद अप्लाई कर रहे हो, या 6 महीने के बाद अप्लाई कर रहे हो, या 1 साल पे अप्लाई कर रहे हो, इसको हम एज ऑफ लोडिंग कहते हैं। मान लो 28 दिन पे, तो कंक्रीट का जो सीमेंट पेस्ट है इसमें अभी भी अच्छा मॉइस्चर कंटेंट, अभी ये गीला है, अभी प्योरली उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हुआ है ना। लेकिन जैसे जैसे समय होगा, हाइड्रेशन तो देखिए, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कंक्रीट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन जैसे जैसे समय इंक्रीज होगा, जो जेल है, क्वालिटी ऑफ जेल कंक्रीट के अंदर, है ना, वो इंप्रूव करते चलेगी। मतलब कंक्रीट और मजबूत होते चलेगा, उसका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होते चलेगा C2S के कारण, है, तो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होते चलेगा। ये सब कुछ हमने पढ़ा है बिल्डिंग मटेरियल में। ओके, यू कैन, अच्छा एडवर्टाइजमेंट, यू कैन एनरोल इनटू बिल्डिंग मटेरियल कोर्स एट ₹6,000 699। 6000 बोल दो तो मर जाएगा। बिल्डिंग मटेरियल ओनली नहीं, ऐसा नहीं है बच्चा लोग, अपना कोर्स का प्राइस बहुत कम है। फुल कॉन्सेप्ट, फुल चीज, फुल मजा, कंप्लीट जो पैक है अपना। अभी दिवाली ऑफर चल रही है, आइए एनरोल करिए। आपके घर में भी खुशहाली, हमारे यहाँ भी खुशहाली। एनरोल करिए, ₹2999 ओनली। डाउनलोड दी एंड्रॉइड ऐप, जहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी कोर्स की। ओके, कॉन्सेप्ट डिकोडर अपना एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आपको कोर्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। प्रिपेयर फॉर एसएससी, गेट, टीएससी, कोई भी एग्जाम, सपोर्ट अपने तरफ से इधर से मिल जाएगा, नो डाउट। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, फॉरगेट इट, जस्ट गो एंड स्टडी। गुड लक, गुड लक। चलो यार शुरू करते हैं। हाँ, एज ऑफ लोडिंग। तो देखो, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूं कि जैसे जैसे आपका समय इंप्रूव होगा, मतलब समय बढ़ेगा, स्ट्रेंथ इंप्रूव होते चलेगा। ओके, तो सीमेंट पेस्ट मजबूत होती चलेगी। ओके, तो मैंने बोला था कमजोर चीज है सीमेंट पेस्ट, उसी में क्रीप होता है, वो टूटने फूटने लगता है, जिसके कारण डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। सो एज ऑफ लोडिंग इनिशियली, ओके, इनिशियली आपका क्रीप ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब 28 दिन पे अगर आपने लोडिंग अप्लाई कर दिया, तो लोड के डायरेक्शन में क्रीप होना शुरू हो जाएगा, तो इनिशियली आपको ज्यादा क्रीप स्ट्रेन देखने को मिलेगा। लेकिन वही लोडिंग उस पर है, वही लोडिंग उस पर अच्छा है नहीं। ऐसा करो, 28 दिन पे अप्लाई कर दिया, या फिर 6 महीने बाद सेम लोडिंग तुम अप्लाई करो, लेकिन उस वक्त अगर अप्लाई करते हैं तो क्रीप तुमको कम देखने को मिलेगा। फिर 1 साल पे वही लोडिंग उस पर अप्लाई करो, लाइव लोडिंग, क्रीप और कम देखने को मिलेगा। समझ रहा है? मतलब जैसे जैसे स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट हो रहा है, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो रहा है, क्रीप मैग्नीट्यूड, क्रीप स्ट्रेन आपका कम होते चल रहा है। सो दिस इज योर क्रीप ऑफ कंक्रीट। सारा कुछ क्लियर कट है? ओके, सो याद रखने का, कमजोर चीज में क्रीप ज्यादा हो जाता है। वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा है, पुअर मिक्स है, तो क्रीप ज्यादा हो जाएगा। समझ गया? सीमेंट पेस्ट का क्वांटिटी ज्यादा है तो क्रीप ज्यादा हो जाएगा।
समझ गया? ठीक है। क्रीप इज टाइम डिपेंडेंट, ये समय पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा क्रीप स्ट्रेन कम होते चलेगा, क्रीप डिफॉर्मेशन कम होगा, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होने लगेगा, वो अच्छा स्ट्रेंथ उसमें गेन कर लेगा। वो एग्रीगेट में जनरली क्रीप नहीं होता है होता है लेकिन कम होता है, वेरी लिटिल, बहुत कम, क्योंकि वो मजबूत है। ओके, तो ये था क्रीप ऑफ कंक्रीट। अब ये जो डिफॉर्मेशन है, इस डिफॉर्मेशन के कारण जो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन है, जो प्री स्ट्रेसिंग अगर बात करें तो जो अपना टेंडन है ना, उसमें एक तरह का लॉस हो जाता है। क्या? प्री स्ट्रेस में लॉस हो जाता है। इसी को हम कहते हैं लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट। मतलब कि मान लो ये आपका प्री स्ट्रेस का बीम था, सुनना मेरा बात, सब कुछ को अच्छे से एनालिसिस करते हुए चलेंगे तो हमको अभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, फ्यूचर में भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं बहुत प्यार से बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, सारा कुछ दिमाग में इम्पैक्टफुल्ली रहेगा। ये मेरा टेंडन है, ठीक है, तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, ओके, और ये मेरा टेंडन यहाँ पर है, ये वाला। सो अब हम क्या करेंगे, मतलब कंक्रीट में क्रीप तो होगा, ये हम जान लिए। तो कंक्रीट में क्रीप अगर हो रहा है तो उसके कारण एक स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, एक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो हम वही चीज मान के चलते हैं कि वो जो डिफॉर्मेशन कंक्रीट में प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, वही स्ट्रेन आपका टेंडन में भी प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी। वही स्ट्रेन आपका टेंडन में भी प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण आपका टेंडन में जो प्री स्ट्रेस का वैल्यू था उसमें लॉस हो जा रहा है। टाइम डिपेंडेंट, ये तुरंत नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म लॉस है। लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट इज ए टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म लॉस, है ना, शॉर्ट टर्म नहीं है, ये तुरंत अचानक से नहीं हो रही है। इट इज टाइम डिपेंडेंट लॉन्ग टर्म लॉसेस। ओके, सो लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट इन प्री स्ट्रेस का अगर मैग्नीट्यूड मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले लिखता हूं। देखो 17 मिनट के बाद मैं ये चीज लिख रहा हूं, तो सोचो अंदर में क्या बताया, मैं कहानी बता दिया क्या एग्जाम अटेम्प्ट करो तब समझ में आएगा। सो लॉस इन स्ट्रेस या फिर लॉस ऑफ स्ट्रेस इन टेंडन, लॉस ऑफ स्ट्रेस इन टेंडन ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट, ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट। ये क्या होगा, इसको हम कह सकते हैं इट विल बी इक्वल टू अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। मतलब हमको बेसिकली स्ट्रेन इन टेंडन हमको चाहिए, तो उसके अगल बगल का कंक्रीट में जो क्रीप के कारण जो डिफॉर्मेशन हुआ है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, वही स्ट्रेन ड्यू टू स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी, ड्यू टू स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी वही स्ट्रेन आपका टेंडन में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट, क्रीप स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। बस इसी हिसाब से आप पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इनटू, मतलब क्या होता है स्ट्रेस, स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील या फिर टेंडन जो है, मल्टीप्लाई कर देने का तो निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा। तो ES का वैल्यू मेरे को पता है ना, तो मेरे को वैल्यू अभी कॉन्सेप्ट किसका पता नहीं है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट का। किसका वैल्यू पता नहीं है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। तो एक रेशियो याद करो बच्चा लोग, आरसीसी के अंदर मैंने एक रेशियो पढ़ाया था, क्रीप कोफिशिएंट, क्रीप कोएफिशिएंट, एक ऐसा कुछ रेशियो बताया था आप लोगों को, इसको मैंने बताया था थीटा। सो दिस क्रीप कोफिशिएंट थीटा इक्वल टू जो रेशियो था, इट वाज योर अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इंस्टैन्टेनियस इलास्टिक स्ट्रेन, इंस्टैन्टेनियस इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, आरसीसी में इस चीज को हमने डिटेल में समझाया था, आरसीसी का वीडियो देख लो, हम रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी से प्लीज।
चाहे इस बहाने आप आरसीसी में जाओगे देखने के लिए, वो कुछ आपके लिए फायदा हो जाएगा, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मान लो जो भी 30-35 बच्चे इसको देख रहे हैं, जाके आरसीसी अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। ओके, और वहां पे अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए वीडियो में। हाँ दोस्त, कमेंट जरूर करो यार, वीडियो में आप लोग कमेंट करो, अपना वीडियो का रीच बढ़ाओ। आपको अगर अच्छा लग रहा है ठीक है तो उसका रीच बढ़ाइए। और मुझे समझ में आ रहा है आप लोग रीच क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। अपने जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं सबका स्वागत, कोई नया बच्चा देख रहा है तो रीच इसलिए नहीं बढ़ा रहे ताकि कोई दूसरा देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी क्या। ठीक है, चलो जो भी है देखते हैं आगे। तो क्रीप कोफिशिएंट थीटा, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। तो देखो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन हमको यही चीज निकालना है ना, अभी इसको निकालेंगे तो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मेरा क्या हो जाएगा, क्रीप कोफिशिएंट अगर मेरे को पता है इनटू इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन क्या होगा, इस सेक्शन में आओ। एट द लेवल ऑफ टेंडन, जहां पे टेंडन है उस लेवल पे आपका कंक्रीट में क्या स्ट्रेस है, एफसी। ओके, डिवाइडेड बाय योर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ईसी। दिस विल बी योर इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, बात को ध्यान से सुनना, क्या एफसी बाई ईसी क्या लिख दिया, मतलब एट द लेवल ऑफ टेंडन जो आपका स्ट्रेस आ रहा है, एफसी डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, और एफसी बाई ईसी, ये एफसी निकालने का फिर 3 अलग अलग कंडीशन बनाया था, है ना, 3 डिफरेंट कंडीशन में, मतलब कॉन्सेंट्रिक टेंडन, एक्सेंट्रिक टेंडन, टेंडन विथ वेरिंग एक्सेंट्रिसिटी। तो वो सारे यहाँ पे केसेस अप्लीकेबल होंगे, वो सारे केसेस भी इधर अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और सुनो, जो क्रीप ऑफ कंक्रीट है ये परमानेंट टाइप ऑफ लोडिंग के कारण हो रहा है, और परमानेंट टाइप ऑफ लोडिंग कहाँ होगा बच्चा लोग, डेड लोड होगा। तो क्रीप एनालिसिस के लिए मतलब लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, डेड लोड ऑफ द मेंबर कंसीडर करने का, लाइव लोड कंसीडर करूंगा क्या, नहीं। समझ गए, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसमें हम लाइव लोडिंग को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि लाइव लोडिंग के कारण क्रीप होता ही नहीं है, तो हम कंसीडर ही क्यों करें भैया, क्या समझे। आज थोड़ा टोन अलग पढ़ा रहा हूं। वेल चलो, इंस्टेंटेनियस क्रीप स्ट्रेन फनी होना चाहिए, देखो एजुकेशन फनी होना चाहिए, ये सब चीज को हैक्टिक वे में लेके पढ़ोगे कोई मतलब का नहीं है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन, यार क्रीप नहीं, इलास्टिक स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफसी बाई ईसी। ओके, सो तो इस फॉर्मूला में चिपकाइए, चीजों को चिपकाएंगे तो क्रीप कोफिशिएंट तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि थीटा इक्वल टू अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन, माने कि एफसी बटा ईसी। हम इंजीनियर्स हैं, हमको टेक्निकली काम लेना होता है ना, तो रिलैक्स होके करो सब चीज। तो यहां से अब मेरे को क्या निकाल लेना है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। तो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, थीटा इंटू एफसी बटा ईसी। ठीक है, तो ये अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट है क्या, इन कॉन्क्रीट ही है, कॉन्क्रीट में हमने निकाला। अब यही अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट द जो है एट द लेवल ऑफ टेंडन। ओके, तो वही चीज, यही अल्टीमेट स्ट्रेन आपका टेंडन में भी है ड्यू टू स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी। मतलब समझ रहे हैं, ये जो स्ट्रेन है ये स्ट्रेन आपका टेंडन में भी इतना ही आ रहा है, स्ट्रेन क्रीप स्ट्रेन ड्यू टू स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी। तो यहां पे मैं क्या चिपका दूंगा, एक नोट लगा लो, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी। मैं यहाँ पे एक वर्ड में इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में इन सब चीजों को ही बहुत डिटेल में समझाया था। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड में लिख दिया। तो अगर देखो सब कुछ ऑर्डरली पढ़ा रहे हैं तो इससे पहला वाला वीडियो पढ़ा है तो ये सब चीज समझने में दिक्कत नहीं होगा। ओके, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी।
क्लियर है? नेक्स्ट, तो चलो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मेरा निकल गया इन कंक्रीट। तो लॉस निकालने के लिए जो मैंने बोला था, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, जो इसका फॉर्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे? अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट लिखे थे इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। देखो कॉपी में पहला एक पन्ना जो जहां भी लिखे हैं पलटा के देखिए, लिखा था। सो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट क्या है? थीटा इंटू एफ सी बाई ई सी इंटू, ठीक है, ये अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट हो गया जो कि स्टील में भी है, इंटू ई एस, यही हो गया लॉस। तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो थीटा इंटू एफ सी इंटू ई एस बाई ई सी। फिर यहाँ पे गेम हो गया क्या? ये गेम हुआ मतलब क्या हुआ? ई एस बाई ई सी, इसको हम क्या कह सकते हैं? मॉड्यूलर रेशियो एम। तो ये मेरा क्या हो गया? थीटा इंटू एफ सी गुना एम। अब ये थीटा क्या है? एम क्या है? मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो। थीटा क्या है? क्रीप कोफिशिएंट। एफ सी क्या है? स्ट्रेस इन कंक्रीट एट लेवल ऑफ टेंडन। अब ये डिफरेंट कंडीशन के करस्पॉन्डिंग होगा, मतलब कोसेंट्रिक टेंडन, एक्सेंट्रिक टेंडन, है ना, या फिर टेंडन विथ वेरिंग एक्सेंट्रिसिटी, जो डिफरेंट केसेस हैं उन केसेस को कंसिडर करके हम स्ट्रेस निकाल लेंगे एफ सी का वैल्यू। फिर एफ सी का वैल्यू पता चल गया, थीटा देख लेगा, क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली गिवन होगा, है ना, टाइम ऑफ लोडिंग, या फिर क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू दिया होगा, ईएस और ईसी का वैल्यू दिया होगा, मॉडुलर रेशियो निकाल लेगा, तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट निकल जाएगा। सिंपल था, हमको बस बेसिक समझना था कि क्रीप क्या है, ये वो क्या है, इतना ही, यही सब ऑब्जेक्टिव है। तो ध्यान रखे, ध्यान रहेगा, है ना, नहीं रहेगा तो क्या करना है? 7008 420 353 पर कॉल करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। इसी नंबर से ग्रुप अपना जुड़ा हुआ है व्हाट्सएप पर, इस पर जुड़ जाना है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड लिंक एंड बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप का डिटेल्स भी गिवन है, उसमें जुड़ जाना है, फिर देखेंगे क्या होता है। ओके, आइए तो ठीक है, तो मोटा मोटी आप सभी ने समझ लिया कि व्हाट इज योर क्रीप एंड लॉस ड्यू टू क्रीप। अच्छा चलिए एक ग्राफ देखते हैं कंक्रीट का क्रीप बिहेवियर। ठीक है, ये वाला डायग्राम देखिए, क्रीप और श्रिंकेज यहाँ पे दोनों दिया है। श्रिंकेज भी देखिए टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन है। श्रिंकेज जो है ना, यहाँ पे देखिए ये लाइन श्रिंकेज का दिया है, ठीक है, ये भी एक तरह का टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन है, समय के साथ ऐसे प्रोग्रेसिवली होते रहता है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, एक टाइम पे जाके वो भी कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं क्रीप के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो क्रीप का जो बिहेवियर है ये देखिए, सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आप कोई एक स्ट्रक्चर बना दिए, मान लो एक कॉलम बना दिया, ठीक है, कॉलम बना देने के बाद क्या है कि जैसे ही आप लाइव लोड इस पे अप्लाई करते हो, एक्सियल लोड अप्लाई हो गया, जैसे ही अप्लाई होगा सबसे पहले एक इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन आपको देखने को मिलेगी, इमीडिएट स्ट्रेन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये ग्राफ में, है ना, मतलब कुछ अमाउंट सबसे पहले दब जाएगा, मान लो इतना कॉन्ट्रैक्शन हो गया, समझ गए। फिर उसके बाद तो ये जो लोडिंग है, लाइव लोडिंग मान लो उठ सकता है कभी, मतलब लाइव लोडिंग हट गया, कभी लाइव लोडिंग है, कभी आया कभी हट गया, लेकिन डेड लोड तो हमेशा है। तो डेड लोड जो हमेशा है, तो इसके कारण फिर ये कंप्रेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ते चलेगा, बढ़ते चलेगा, बढ़ते चलेगा। देखिए जैसे लोड आपने किया लोडिंग, तो ये बढ़ते चलेगा, बढ़ते चलेगा। अब मान लो एट एनी स्टेज ऑफ टाइम इन लाइफ, ओके, इस कंक्रीट का आपने क्या किया, इस कॉलम के ऊपर से जो लोड आपने अप्लाई किया था ना, उस लोड को यदि आप रिमूव कर दें, अनलोड अगर कर देंगे, ठीक है, तो अनलोड कर देने के बाद इलास्टिक स्ट्रेन जो इनिशियली आया था, तो इलास्टिक जैसे ये शब्द है कि आप लोड को रिमूव करेंगे तो जो स्ट्रेन है वो रिकवर हो जाएगा, तो कुछ इमीडिएट रिकवरी देखने को मिलेगा, इलास्टिक रिकवरी, है ना। फिर
इलास्टिक रिकवरी जैसे आपको मिलेगा उसी के साथ कुछ क्रीप के कारण भी कुछ रिकवरी देखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ रिकवरी ड्यू टू क्रीप भी होगा। सो ये कहना गलत होगा कि क्रीप के कारण जो डिफॉर्मेशन होता है दैट डिफॉर्मेशन इज कंप्लीटली प्लास्टिक। नहीं, कंप्लीटली प्लास्टिक नहीं है, पार्शियली प्लास्टिक आप कह सकते हो, क्योंकि लोड को रिमूव करने के बाद, ये कौन सा लोड है, लाइव लोड, इसको रिमूव करने के बाद कुछ क्रीप रिकवरी कुछ परसेंट देखने को मिलेगा और कुछ परसेंट आपका परमानेंट क्रीप हो गया जो रिकवरी नहीं हो रहा है, समझ गए, और जो रिकवर नहीं हो रहा है वो परमानेंट क्रीप हो गया। और एक कर्व दिखाता हूं, उसमें ज्यादा और डिटेल में समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? तो अगर आप लोग फोटो बनाना चाहते हैं, स्ट्रेन है ना, क्रीप स्ट्रेन वर्सेस टाइम का ये बिहेवियर है, ठीक है, तो ये वाला कर्व आप लोग बना सकते हो या फिर इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके ये वाला कर्व कॉपी पे बना लीजिए, ठीक है। एट टाइम t इक्वल टू t0, जैसे ही आपने लोड को अप्लाई किया, लोडिंग को अप्लाई किया मेंबर के ऊपर, मान लो कि मेंबर आपका एक कंप्रेशन मेंबर है, ठीक है, मैं मेंबर को लेके समझा रहा हूँ। मेंबर को कंस्ट्रक्ट कर दिया है, इसके ऊपर आपने लोड को अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही आपने लोड को अप्लाई किया है, कुछ एक इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन आ जाएगा। मान लीजिए ये इलास्टिक स्ट्रेन इतना बाई डेल्टा एल अमाउंट, इसका लेंथ शॉर्ट हो गया। ये इलास्टिक स्ट्रेन है, कहने का मतलब है जब इस लोड P को हम रिमूव कर देंगे, लाइव लोडिंग को, तो ये स्ट्रेन रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन एट t इक्वल टू t0, इमीडिएट स्ट्रेन ये हो गया, ठीक है। और यही इमीडिएट स्ट्रेन को जो जब हमने अभी कैलकुलेट किया लॉस इन प्री स्ट्रेस, तो इसी इमीडिएट स्ट्रेन को हमने कैलकुलेट किया इलास्टिक स्ट्रेन को बाय FC बाई EC, है ना, और FC क्या था, स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ टेंडन, समझ में आ रहा, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ टेंडन, ओके। इसको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया FC बाई EC। तो इस इमीडिएट स्ट्रेन को कैलकुलेट कर लिया आपने ऐसे। फिर देखिए उसके बाद प्रोग्रेसिवली आपका क्रीप बढ़ता चलेगा, बढ़ता चलेगा, बढ़ता चलेगा, बढ़ता चलेगा, बढ़ता चलेगा, ठीक है। फिर एक टाइम पे कुछ समय बाद, यहाँ पे उतना कर्व डिटेल नहीं है, मैं और अंदर जाता हूँ, कुछ टाइम के बाद ये एकदम ये यूनिफॉर्म हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ये क्रीप, ठीक है, एट करस्पॉन्डिंग टू टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये क्रीप के कारण जो डिफॉर्मेशन है ये कांस्टेंट होते जाएगी। तो इस फेज में, जिस फेज में वो बढ़ रही है, आप देखिए किस फेज में बढ़ रही है, इस फेज में बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, बढ़ रही है। मान लो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने लोड को रिमूव कर दिया, मतलब ये जो कॉलम पे लोड हमने P अप्लाई किया था ये रिमूव कर दिया। तो इसको रिमूव करने के बाद आपका क्या होगा, ये जो इलास्टिक स्ट्रेन था ये तो खत्म हो जाएगा, कॉलम अपना ओरिजिनल लेंथ को एक्वायर कर लेगी, ठीक है। इसी के साथ उस दौरान जो क्रीप हो रहा होगा वो भी, मान लो अगर इलास्टिक रीजन में है तो वो भी अभी, अगर प्लास्टिक स्टेट में वो डिफॉर्मेशन पहुंचा नहीं है, तो जैसे आपने लोडिंग को रिमूव किया तो वो लोड, वो उसके कारण भी, मतलब जो क्रीप के कारण भी जो स्ट्रेन है वो भी फटाक से रिकवर हो जाएगा, कुछ अमाउंट थोड़ा सा। तो ये क्रीप रिकवरी होती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा, क्रीप रिकवरी। क्रीप रिकवरी का कर्व देखिए ऐसा है, इसका भी कर्व है, ओके। क्रीप रिकवरी जो होगा, इलास्टिक रिकवरी तो आपका कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का, ठीक है, ये इलास्टिक रिकवरी। लेकिन उसके बाद जो क्रीप रिकवरी होगी, धीरे धीरे रिकवरी होगी, फिर ये क्रीप रिकवरी भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा रिकवर नहीं होगा। और फाइनली आपको एक परमानेंट सेट या फिर परमानेंट प्लास्टिक स्ट्रेन ड्यू टू क्रीप देखने को मिलेगा, जो कि हो रहा है ड्यू टू डेड लोड ऑफ द मेंबर। समझ गए क्रीप बिहेवियर? तो ये कर्व इंपॉर्टेंट है, इस कर्व से बहुत सारा क्वेश्चंस इस कर्व के कॉन्सेप्ट से आपसे पूछ लेगा एग्जाम के अंदर। सोचो, केवल क्रीप को बताने में क्रीप ये सब चीज़ हमने आरसीसी में और डिटेल में समझाया आपको, ठीक है। तो इस कर्व को बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है, टाइम बिहेवियर ऑफ क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। क्रीप मैकेनिज्म क्या है, यही है। तो क्रीप रिकवरी भी होता है, ओके, इसलिए इस कर्व को मैंने दिखाया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज को देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, क्रीप कोफिशिएंट थीटा का वैल्यू, क्रीप कोफिशिएंट थीटा का वैल्यू, ठीक है। क्रीप कोफिशिएंट इक्वल टू क्या था, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग, या फिर इमीडिएट स्ट्रेन, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, है कि नहीं, इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन, ये रेशियो था, लिखवाया था, ठीक है। तो ये जो थीटा का वैल्यू है
ये कितना कितना है। तो इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग हम कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए 7 डे पे अगर आप लोड कर दिए तो इसका वैल्यू हो गया 2.2। अगर एज ऑफ लोडिंग आपका 28 डेज है तो इसका वैल्यू हो गया 1.6। 1 ईयर अगर एज ऑफ लोडिंग हो गया तो इसका वैल्यू हो गया 1.1। ओके, अब ये चीज देखिए, ये है आपका क्रीप कोफिशिएंट। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट एज ऑफ लोडिंग पे डिफरेंट वैल्यूज है। इसका रीजन आपको पता है, जैसे कंक्रीट में सीमेंट पेस्ट आपका कमजोर होता है इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे उसमें स्ट्रेंथ गेनिंग होता है। तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ गेन होगा, क्रीप का जो वैल्यू है, क्रीप डिफॉर्मेशन का, इसका मैग्नीट्यूड कम होते चलेगा कि नहीं? समझ गया बात को? ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कम होते चलेगा। तो वही लॉजिक है यहाँ पर। तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ रहा है, सीमेंट पेस्ट मजबूत हो रही है, जेल जो है वो और इम्प्रूव हो रही है ना? तो इसलिए क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब क्रीप स्ट्रेन कम हो रहा है अल्टीमेटली। क्लियर है? अब देखो यहाँ से एक चीज मैं ये बताया ही हूँ, तो एक चीज आपको याद दिला देता हूँ, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये टेबल भूलना नहीं है, इससे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। देखो, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को निकालने का तरीका जो एलएसएम में है, इज इक्वल टू 5000 रूट अंडर एफसीके फॉर एनी ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, यही इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ईसीई आपको निकालने का होता है। तो 5000 रूट अंडर एफसीके है ना, एफसीके डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा सी। थीटा सी क्या है? क्रीप कोफिशिएंट। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है, ध्यान में रहेगा। ओके, रिवीजन तो करेंगे लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन टेंडन ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा इंट्रोडक्शन क्या दूँ? तो सबसे पहले देखो, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट क्या होता है? श्रिंकेज, व्हाट इज श्रिंकेज? ये जो टर्म है श्रिंकेज, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, जैसा सॉइल मैकेनिक्स में हम लोगों ने देखा था ना, तो यहाँ पर भी यही श्रिंकेज मतलब वही सेम चीज है। रिडक्शन इन वॉल्यूम, रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अब ये जो रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होगी, ये क्यों होगी? वाई? देखो, कंक्रीट में क्या है? पानी है। वाटर सीमेंट रेशियो में मतलब देखो पानी है, तो जब पानी इवोपरेट होगा, कंक्रीट मतलब धीरे धीरे जब स्ट्रेंथ गेन करेगी, तो पानी जो है आपका एटमॉस्फेयर में इवोपरेट होगा, कंक्रीट ड्राई होते चलेगा। तो इस कारण से उसका वॉल्यूम में रिडक्शन होगा, है ना? तो ये रिडक्शन के कारण कंक्रीट में क्रैक डेवलपमेंट हो सकती है। समझ में आया? तो इसी को हम कहते हैं श्रिंकेज स्ट्रेन। और ये जो चीज है, ये एक तरह का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, एंड इट इज वन टाइप ऑफ टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन। जैसा क्रीप था, उसी तरह से सेम श्रिंकेज भी टाइम डिपेंडेंट है। मान लो अभी कंक्रीट पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है, स्टार्टिंग टाइम है, इनिशियल टाइम है ना, प्लास्टिक स्टेट में ही आपका कंक्रीट है, और तो उस दौरान भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ श्रिंकेज होगा, तो उसको हम प्लास्टिक श्रिंकेज कहते हैं। वो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। लेकिन मान लो कंक्रीट सेट हो गया, कंक्रीट हार्ड हो गया है, हार्ड मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ गेन कर लिया, हार्ड हो गया। ठीक है, हार्ड हो जाने के बाद क्या होगा? मतलब हार्ड हो गया मतलब जितना भी इवापोरेशन होना था, है ना, वो सारा कुछ लगभग अभी हो चुका है। अब फिर भी हम क्यूरिंग करते रहते हैं। ओके, क्यूरिंग फिर भी हम करते रहते हैं, और धीरे धीरे समय के साथ वो सारा पानी जो हम क्यूरिंग करते हैं वो इवापोरेट ही तो करते रहता है। ठीक है, तो बाद में क्या होगा? जब कंक्रीट हार्ड हो जाता है, तो जो पोर्स होते हैं ना कंक्रीट के अंदर, जो कैपिलरी पोर्स है, इसके अंदर भी कुछ कुछ पानी फंस के रह जाएगा। तो उस दौरान, है ना, हार्ड होने के बाद ये कैपिलरी वाटर इवापोरेट करेगी आपकी कंक्रीट की एटमॉस्फेयर में। समझ में आया? इट विल इवापोरेट द कैपिलरी वाटर इन एटमॉस्फेयर। तो सॉइल मैकेनिक्स में जैसे हमने देखा था, कैपिलरी एक्शन में आपका टेंसाइल स्ट्रेसेस का डेवलपमेंट होता था, तो यहाँ पर भी कंक्रीट में वही होगा, है ना। जो पोर्स हैं कंक्रीट में, छोटे छोटे कैपिलरी पोर्स, वहाँ से अगर इवापोरेशन हो जाएगा कैपिलरी वाटर की, तो क्या होगा? उन पोर्स में वहाँ पे नेगेटिव स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। और एंड आपको अब पता है कि कंक्रीट इज वेरी वीक इन टेंशन, तो उसके कारण ऑटोमेटिकली क्रैक डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो
इस तरह का श्रिंकेज को कहते हैं ड्राइंग श्रिंकेज, और ये बहुत खतरनाक चीज है ना। तो दो चीज बेसिकली इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है प्लास्टिक श्रिंकेज, दूसरा होता है ड्राइंग श्रिंकेज। ऐसे श्रिंकेज बहुत तरह के होते हैं, 4-5 तरह के श्रिंकेज होते हैं, लेकिन प्लास्टिक श्रिंकेज मतलब इनिशियली स्टार्टिंग का टाइम पे, और ड्राइंग श्रिंकेज मतलब कंक्रीट हार्ड होने के बाद, है ना। कंक्रीट जब हार्ड हो चुका है उसके बाद अगर उसमें वाटर में इवापोरेशन हो रहा है, उसमें वॉल्यूम में रिडक्शन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग श्रिंकेज, ठीक है। तो श्रिंकेज मोटा मोटी आपको समझ में आ गया। इस चीज के ऊपर और थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो श्रिंकेज कितना घातक हो सकता है, देखिए इस तरह का क्रैक डेवलपमेंट हो सकता है ड्यू टू श्रिंकेज। समझ में आ रहा है। और ये जो रिजल्ट है ना, ये बेसिकली ये रिजल्ट है ड्राइंग श्रिंकेज का, ठीक है। ये रिजल्ट है बेसिकली ड्राइंग श्रिंकेज का, मतलब कंक्रीट हार्ड हो चुका है, उसके बाद उसमें इवापोरेशन हुआ जिस कारण से वॉल्यूम चेंजेस हुई, ओके, और उस कारण से टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हुए जिसके कारण क्रैक डेवलपमेंट हुई। क्लियर है, सब कुछ लॉजिकली बैठ रहा है एक दूसरे के ऊपर। गुड, वेरी गुड। सो लॉस ड्यू टू श्रिंकेज पढ़ने से पहले श्रिंकेज के बारे में अगर आप लोग कुछ लिखना पढ़ना चाहते हैं तो लिख लीजिए। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट क्या है? कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू चेंजेस इन वॉल्यूम आइदर ऑटोजेनस और इंड्यूस्ड। वॉल्यूम चेंजेस इज वन ऑफ द मोस्ट डेट्रीमेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट विच अफेक्ट्स द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो श्रिंकेज क्या अफेक्ट करता है? स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। इट काउजेस अनसाइटी क्रैक इन कंक्रीट एंड कॉल्ड कंक्रीट श्रिंकेज। और इसके कारण क्रैक डेवलपमेंट हो सकती है। अनसाइटली मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा और ज़्यादा बड़ा बड़ा क्रैक भी नहीं होता है इनिशियली, मतलब प्लास्टिक स्टेज में, लेकिन धीरे धीरे जब ड्राइंग श्रिंकेज होता है ना तब ज़्यादा बड़ा बड़ा क्रैक देखने को मिलता है। टाइप ऑफ श्रिंकेज में आपका बेसिकली यहाँ पे 4 श्रिंकेज दिखाया गया है। देखिए, प्लास्टिक श्रिंकेज इन कंक्रीट, ड्राइंग श्रिंकेज इन कंक्रीट, ऑटोजेनस श्रिंकेज इन कंक्रीट, कार्बोनेशन श्रिंकेज इन कंक्रीट। ठीक है, इसमें से जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग का 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। और एक चीज़ देख लो यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट चीज़, श्रिंकेज का ये बड़ा डेफिनेशन ध्यान में नहीं रखना है। श्रिंकेज का मेन क्या है? कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन वॉल्यूम, ओके, ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर। तो ये श्रिंकेज के कारण इस तरह के क्रैक डेवलपमेंट हो सकते हैं। व्हाट इज प्लास्टिक श्रिंकेज? क्रैक अपीयर इन द सरफेस ऑफ फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट है ना, अभी मतलब प्लास्टिक स्टेट में ही कंक्रीट, अभी कंप्लीटली हार्ड नहीं हुआ है, सेट नहीं हुआ है। सून आफ्टर कंक्रीट, मतलब सून आफ्टर कंक्रीट, सून आफ्टर इट इज प्लेस्ड, सून आफ्टर, सून एक काटो यार, सून आफ्टर कंक्रीट इज प्लेस्ड एंड व्हाइल इट इज प्लास्टिक। सून आफ्टर कंक्रीट इज प्लेस्ड एंड व्हाइल इट इज प्लास्टिक। दिस क्रैक अपीयर मोस्टली ऑन हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस। अभी दिखाऊंगा आगे चल के फोटो, है ना। मतलब प्लास्टिक श्रिंकेज जो है वो इनिशियली स्टार्टिंग में ही हो रहा है। Plastic shrinkage cracking is more likely to occur when high evaporation rate causes the concrete surface to dry out before it set। मतलब कंक्रीट अच्छे से सेट नहीं हुआ है लेकिन सूख गया है ड्यू टू हाई इवापोरेशन रेट, है ना, फ्रेश कंक्रीट। तो ऐसे केसेस में प्लास्टिक श्रिंकेज डेवलप होने का चांसेस है। और ये देखिए, प्लास्टिक श्रिंकेज के कारण हॉरिजॉन्टल क्रैक देख पा रहे हो ये सारे, मतलब कौन से क्रैक? जस्ट ए मिनट, ये वाले देखिए, ये दिख रहा है, ये है ना, ओके। मतलब कंक्रीट सेट नहीं हुआ है लेकिन वो ड्यू टू हाई इवापोरेशन सूख गया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह का क्रैक डेवलपमेंट होता है, ओके। अब बात करते हैं ड्राइंग श्रिंकेज की, जो कि और इम्पोर्टेंट है। देखिए, श्रिंकेज इज डिफाइंड एज द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ ए हार्डन्ड कंक्रीट मिक्सचर। जब कंक्रीट हार्ड हो जाता है ना, तब जो श्रिंकेज होती है, मतलब वॉल्यूम रिडक्शन होती है, वो होती है ड्राइंग श्रिंकेज के कारण। और इसमें क्या होता है बेसिकली, इस ड्राइंग श्रिंकेज में आपका जो कैपिलरी वाटर है उसमें लॉसेस हो जाता है। समझ गए? कैपिलरी वाटर में लॉसेस हो जाता है, वो इवापोरेट करती है। जब कैपिलरी पोर्स का जो वाटर है वो इवापोरेट करेगा तो उस कारण से क्या
कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे और इन टेंसाइल स्ट्रेसेस के कारण है ना क्रैक डेवलपमेंट होगा, इंटरनल वार्पिंग वगैरह होती है, एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन हो सकती है। ओके, सो बिना कोई लोडिंग को अप्लाई करने से पहले तो इस तरह के क्रैक डेवलपमेंट हो जाते हैं ड्यू टू ड्राइंग श्रिंकेज, जो कि देख रहे हो कितना मैसिव है, घातक है। ठीक है, सो दिस इज योर ड्राइंग श्रिंकेज। ये बहुत खतरनाक होता है, गंदा होता है। जब इतना सारा चीज देख ही रहे हैं तो और भी कुछ चीजों को देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में काम आएगा, है ना। ये सब चीज बता दिया था कि एसएससी जेईई इन सब चीजों में भी क्वेश्चन आएगा, तो टिक लगा देना। प्लास्टिक श्रिंकेज ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इन प्लास्टिक स्टेट ड्यू टू इवापोरेशन, मतलब फ्रेश कॉन्क्रीट, हॉराइजेंटल क्रैक्स, है ना जनरली। ऑटोजेनस श्रिंकेज, इसको हम केमिकल श्रिंकेज भी कहते हैं। ओके, लोअर वॉल्यूम ऑफ वाटर हाइड्रेट देन सीमेंट एंड वाटर प्लस सेल्फ डेसिकेशन, मतलब रिडक्शन इन पोर वाटर ड्यू टू हाइड्रेशन। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, इसको थर्मल श्रिंकेज कहा जाता है। ओके, ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर आफ्टर सेटिंग। ओके, आफ्टर सेटिंग, ये हो गया आपका थर्मल श्रिंकेज। ड्राइंग श्रिंकेज ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर टू एनवायरनमेंट इन हार्डन स्टेट, इसमें अभी आपने देखा कैपिलरी पोर्स के अंदर जो पानी है ना, वो हार्ड होने के बाद कैपिलरी पोर्स के अंदर जो पानी है ये इवोपरेट कर जाती है, इसके कारण टेंसाइल स्ट्रेसेस क्रैक, ये बहुत खतरनाक होती है। ओके, ड्राइंग श्रिंकेज। नेक्स्ट, कार्बोनेशन श्रिंकेज, वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू दी रिएक्शन ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट विथ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इसको हम कार्बोनेशन श्रिंकेज कहते हैं। ओके, इनमें से सबसे खतरनाक क्या है? ड्राइंग श्रिंकेज। ये सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए काम आएगा, लिख लीजिए लाइन बाय लाइन कॉपी में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इतना सब देखे ही तो श्रिंकेज को कैसे रोका जा सकता है ये भी देख लो, एक शॉर्ट नोट्स आपका बना देगा। मेथड टू रिड्यूस श्रिंकेज, यूज ऑफ इवापोरेशन रिटार्डर, है ना, मतलब ऐसा चीज का जो इवापोरेशन को रोके। यूज ऑफ स्प्रे टू इंक्रीज ह्यूमिडिटी ऑफ कंक्रीट, ह्यूमिडिटी के डिक्रीज होने के कारण भी श्रिंकेज होता है। प्रोलॉन्ग्ड क्यूरिंग, आपको क्यूरिंग करता रहना होगा तब श्रिंकेज कम होगा। प्रोवाइडिंग रिइंफोर्समेंट फाइबर एक्सेट्रा, है ना, इसके कारण भी श्रिंकेज आपका कुछ हद तक कम होगा। यूजिंग श्रिंकेज कंपेंसेशन कंक्रीट, इसको हम के कंक्रीट के नाम से भी जानते हैं, के कंक्रीट। ठीक है, और एक बात इसी में मैं जोड़ना चाहूँगा, देखिए श्रिंकेज को रिड्यूस करने का यहाँ पे इवापोरेशन रिटार्डर तो चलो भाई ठीक है, ये सब चीज़ बोल दिया, लेकिन श्रिंकेज में बेसिकली क्या हो रहा है? वाटर जो है ये इवापोरेट कर रहा है ना। अगर मैं ऐसा कंक्रीट मिक्स पहले से यूज करूं जिसमें कम वाटर सीमेंट रेशियो की जरूरत पड़े, मतलब वाटर, टोटल वाटर जो मेरे को यूज करना है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा अगर, तो इवापोरेशन भी कम होगा, तो वॉल्यूम रिडक्शन भी कम होगा। समझ में आ रहा है ना वो चीज़, मतलब ये चीज़ मैं बनाए रख सकता हूँ। ओके, सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो वाटर सीमेंट रेशियो कम होना चाहिए, ओके, एज मिनिमम एज पॉसिबल। लेकिन जो डिजायर्ड है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, इन सब चीज़ों को हमें मतलब डिटोरिएट नहीं करना है, खराब नहीं करना है, इनको मद्देनजर रखते हुए वर्केबल भी होना चाहिए सब कुछ। अच्छा, जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही। सो मोटा मोटी आपने श्रिंकेज को समझा, श्रिंकेज क्या होता है। ठीक है, अब हम प्री स्ट्रेस में बात करते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, श्रिंकेज के कारण वॉल्यूम रिडक्शन होती है, ये एक तरह का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, और ये हर डायरेक्शन में, मान लो ये क्यूब है, ठीक है, कंक्रीट का, इसमें श्रिंकेज हो रहा है, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में सेम स्ट्रेन होगा, चाहे कोई भी डायरेक्शन ले लो, लैटरल डायरेक्शन, एक्सियल डायरेक्शन, मतलब हर डायरेक्शन में इक्वल वॉल्यूम रिडक्शन होगा। ये एक तरह का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, क्लियर है। लेकिन क्रीप आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं था, वो स्ट्रेस के डायरेक्शन में या फिर अप्लाइड लोड के डायरेक्शन में होता था। अगर जैसे कॉलम है तो उसमें कंप्रेशन लोड अप्लाइड है, तो उसी डायरेक्शन में कंप्रेशन होगा ड्यू टू क्रीप। बेंडिंग है, मतलब अगर बीम है तो बीम पर डिफ्लेक्शन होगा, बेंडिंग होगा, है ना, तो बेंडिंग ही होगा ड्यू टू क्रीप। तो क्रीप किसी एक दिशा में होता है, क्रीप के कारण स्ट्रेन, लेकिन श्रिंकेज के कारण
सभी दिशा में होते हैं, ऑल डायरेक्शन में होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है, ये सब इंटरव्यू वाला चीज है, इस पर और कितना रिसर्च करोगे, इतना जरूरत नहीं है। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगा टिक लगा देने का, सर ने बता दिया, पढ़ा दिया, कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ ना कुछ तो बताना है ना, बता दिया क्या करूँगा, क्या मैं ऐसा ही हूँ। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट, लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस में हम अब पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास दो तरह का अलग अलग मेंबर है, प्री टेंशन मेंबर, पोस्ट टेंशन मेंबर। तो प्री टेंशन में श्रिंकेज लॉस अलग होता है और पोस्ट टेंशन में श्रिंकेज लॉस अलग होता है। तो देखिए प्री टेंशन मेंबर के लिए श्रिंकेज लॉस हम कैसे निकालेंगे। प्री टेंशन मेंबर, इसमें श्रिंकेज लॉस कैसे निकालेंगे। लॉस इक्वल टू श्रिंकेज के कारण श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट, श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट। श्रिंकेज स्ट्रेन मतलब वॉल्यूम में रिडक्शन हो गया तो लेंथ में भी रिडक्शन हो गया, है ना। तो आपका स्ट्रेस रिलैक्सेशन वाला कुछ कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जिस कारण से टेंडन में जो स्ट्रेस है वो लॉस हो जाएगा। तो श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट इनटू ईएस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ओके, अब श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट जो कंसीडर किया जाएगा फॉर प्री टेंशन मेंबर, इट विल बी 3 इंटू 10⁻⁻⁴। स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं है। सो जो लॉस होगा प्री टेंशन मेंबर के लिए डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर लोगे, 3 इंटू 10⁻⁴ इंटू ES। समझ में आया, ये हो जाएगा आपका लॉस इन प्री टेंशन मेंबर ड्यू टू श्रिंकेज। तो ये स्ट्रेन का वैल्यू आपको बस याद रखना है, 3 इंटू 10⁻⁴। पोस्ट टेंशन मेंबर में कैसे निकालेंगे। पोस्ट टेंशन मेंबर, ठीक है। तो फॉर पोस्ट टेंशन मेंबर लॉस इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई log 10 t+2 इंटू ES। मतलब अगर पोस्ट टेंशनिंग हो रहा है तो उस केस में श्रिंकेज स्ट्रेन आप कैसे निकालोगे, यूजिंग दिस फॉर्मूला 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई log 10 t+2। t क्या है, व्हाट इज t हियर, t इक्वल टू एज ऑफ कंक्रीट एट द टाइम, एज ऑफ कंक्रीट at the time of post tensioning। ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको एग्जाम में कोई नहीं बताएगा। ये जो इसका यूनिट होगा ये होगा डेज, इन डेज। अब एक नोट लिखिए, हमेशा ऐसा ही होगा। कैसा होगा कि श्रिंकेज के कारण लॉसेस जो है ना वो प्री टेंशन में हमेशा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू पोस्ट टेंशन मेंबर। ऐसा क्यों, देखो एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। जो प्री टेंशन मेंबर है, ठीक है, कंक्रीट तो दोनों सेम है, लेकिन प्री टेंशन मेंबर में जो प्री स्ट्रेस का वैल्यू को आप रिकॉर्ड करते हो, कहने का मतलब हम कब प्री टेंशन अप्लाई करते हैं, है ना। प्री स्ट्रेस जो इंड्यूस करते हैं उसमें प्री स्ट्रेस कब इंड्यूस करते हैं, मतलब प्री टेंशन के केस में हम पहले ही कंक्रीट को डालने से पहले ही मोल्ड के अंदर हम तार में प्री स्ट्रेस का वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं, फिर कंक्रीट डालते हैं तो फिर श्रिंक होता है, हार्ड होता है, फिर उसके बाद में श्रिंकेज होती रहती है। लेकिन पोस्ट टेंशनिंग में जो हम प्री स्ट्रेस को रिकॉर्ड करते हैं वो कब करते हैं, जब कंक्रीट हार्ड हो चुका है। तो ऑब्वियसली एक सर्टेन टाइम से आपका जो सर्टेन टाइम में जो श्रिंकेज हुआ इन केस ऑफ प्री टेंशनिंग, है ना। ओके, प्री टेंशनिंग मतलब कौन सा सर्टेन टाइम, जब वो सेट हो रहा है, उस दौरान भी तो कुछ ना कुछ श्रिंकेज हुआ होगा। तो वो श्रिंकेज के कारण लॉसेस को हम कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ प्री टेंशनिंग, लेकिन पोस्ट टेंशनिंग में उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया जाता, वो उसके कारण कोई लॉस नहीं है टेंडन में। समझ गए। इसलिए जनरली ऐसा होता है कि इन केस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग आपका श्रिंकेज लॉस कम होगा एज कंपेयर टू प्री टेंशनिंग। ठीक है, तो इस नोट को लिख लीजिए। लॉस ड्यू टू, वो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, श्रिंकेज
of concrete is always higher in case of pre-tensioning member. In case of pre-tensioned member, ऐसे लिखो, pre-tensioned member as compared to post-tensioned member। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। तो इसको ध्यान में रखने का ये नोट, लॉजिक समझ में आया ना जी? क्या है, प्री टेंशन के केस में प्री स्ट्रेस आप रिकॉर्ड कर लिए पहले ही, फिर कंक्रीट सेट हुआ, ठीक है, तो ये सेट होने के दौरान टाइम लगा, इसके दौरान भी कुछ लॉस हुआ। लेकिन पोस्ट टेंशनिंग के केस में क्या हुआ, कंक्रीट पहले ही सेट हो गया, फिर प्री स्ट्रेस हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो जो टाइम पीरियड पोस्ट टेंशनिंग के केस में सेट कंक्रीट सेट होने में ले रहा है, उस दौरान भी इसमें जो श्रिंकेज वगैरह हुई उसको तो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन प्री टेंशन के केस में उस चीज को भी कंसिडर किया जा रहा है ना, तो इसमें ऑब्वियस, और इसके साथ जो पोस्ट टेंशनिंग में होगा लॉस उसको भी कंसिडर करेंगे, है ना, इसमें प्री टेंशनिंग वाले में। तो इसका मतलब प्री टेंशनिंग में ज़्यादा ही होगा, ये जब कंक्रीट सेट हो रहा था उस दौरान, प्लस उसके बाद वाला सेट होने के बाद वाला जो लॉसेस है ड्यू टू श्रिंकेज, वो भी कंसिडर होगा। क्लियर है? सो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट को और डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, और इससे ज़्यादा और क्या पढ़ोगे, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव वो इतने में से आएंगे और वो सारा आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं है, बीएमसी का भी कुछ पार्ट मैंने यहीं पे डिस्कस कर दिया, जो कोई बोलोगे आप लोग कि बीएमसी में ये सब चीज़, उसका भी ये सब पार्ट यहीं पर मैंने डिस्कस कर लिया, वहाँ पर भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से हम निकालते हैं लॉस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इन केस ऑफ प्री टेंशन, पोस्ट टेंशन, और ये लॉजिक एग्जाम में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है? सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देता हूँ, फिर अगला वाला वीडियो में छोटा छोटा लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, ये सब चीज़ों को छोटा छोटा है, इसको कंप्लीट कर देंगे। और कितना बचा, 3 तरह का लॉस तो हो ही गया, और 3 तरह का लॉस है। 3 तरह के लॉस में सिर्फ लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील और लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन को ज़्यादा डिटेल में, थोड़ा डिटेल में क्या, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील का तो थ्योरी ऐसे बोल दूंगा, लिखवा दूंगा तो खत्म, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं ना, मैं पूरा डायग्राम के साथ अच्छे से सब कुछ लिखवा के पढ़ा के सब कुछ आपको छोड़ूंगा ऐसा करके, ताकि आप जाओ बाहर एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, एग्जाम का क्वेश्चन ना छूटे, उसके बाद एग्जाम में क्या करो, साइंटिफिक मतलब जॉब टाइम पे रिसर्च बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एग्जाम में नहीं छूटना है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। अपने चैनल पे एक ऑफर चल रहा है, यू कैन एनरोल इनटू कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग पैक दिवाली ऑफर एट ₹2999। कॉन्टैक्ट करिए 7008-420-353 पर। डाउनलोड द कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। गुड लक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।